तो देखिए सेक्शन ए में और फर्दर आगे भी आने वाले पार्ट्स में एक बड़ी कॉमन चीज हम यूज करने वाले हैं। उसमें क्या होता है कि आपको एक करंट कैरिंग वायर दी होती है लाइक दिस, एंड उसके साथ एक कॉइल रखा होता है क्लोज्ड। उसकी डायमेंशंस हमें दे देते हैं कि लेट्स से ए हो जाएगा और ये बी है जी, ठीक है। एंड द नियरर एंड एज अ डिस्टेंस डी, लेट्स से। तो वी आर सपोज टू कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द कॉइल। ये जो कॉइल है इसके थ्रू टोटल फ्लक्स कितना जा रहा है, तो उसको कैलकुलेट करने में आपको इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसका रीजन ये रहता है कि जब ये वायर फील्ड बनाती है तो इसका फील्ड अपने पास स्ट्रांगर होगा, फिर वो वीकर 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 होता जाएगा जैसे हम दूर जाएंगे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस एरिया के अंदर अंदर वेरिएबल नेचर का है। हम डायरेक्टली फ्लक्स को बी इंटू ए तो नहीं कर सकते हैं, रादर हमें फ्लक्स को करना होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी ए, और उससे कैलकुलेट करके ये फ्लक्स निकालना है। मल्टीपल टाइम्स ये जरूरत आएगी इसकी, तो मैं आपको इसको एक बार करके बता देता हूँ, ठीक है, अच्छे से। तो इंटीग्रेशन करने की जो टेक्निक रहती है वैसी रहती है कि आपको एलिमेंट्स चूज करने पड़ते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ से किसी एक्स डिस्टेंस पे जाते हैं और वहाँ एक डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट चूज कर लेते हैं लाइक दिस। इसकी जो थिकनेस है वो डी एक्स, और ब्रेड्थ इसका भी हो जाएगा सेम एज द कॉइल। तो स्मॉल एलिमेंट का जो स्मॉल एरिया है डी ए, दैट इज लाइक डी ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ लग जाएगा। देखिए रेक्टेंगुलर शेप है ये। फिर इसके लिए फ्लक्स लिखेंगे डी फाई, तो बन जाएगा बी डॉट डी ए। अब बी जो है वो इस वायर ने बनाया होगा कुछ से एक्स डिस्टेंस पे, तो एक स्ट्रेट वायर एक्स डिस्टेंस पे जो फील्ड दे देगी दैट इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स। साथ में डी ए लिख देंगे एज इट इज बी डी एक्स। दिस इज योर डी फाई। टोटल फ्लक्स के लिए इंटीग्रेट कर दीजिए। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कॉन्स्टेंट है, डी भी कॉन्स्टेंट है, तो डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन बचेगा आपका। एंड जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स है उसमें सारी कॉइल कवर होनी चाहिए, मतलब ये सारा एरिया अपने को कंसिडर करना है। तो आप इंटीग्रेशन जाएगी कि योर एक्स मस्ट वेरी फ्रॉम द नियर एंड अप टू द फार्दर एंड। तो नजदीक की दूरी जो है वो डी है और जो दूर वाली है वो डी प्लस से हो जाएगा। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये आपका पहले जाएगा एल एन में, ठीक है जी, एल एन एक्स। फिर उसमें लिमिट्स डलेंगी, अपर लोअर, लोअर डी है तो डी प्लस ए है, तो आंसर हो जाएगा आपका एल एन ऑफ डी प्लस ए अपर लिमिट माइनस एल एन ऑफ डी। एल एन की प्रॉपर्टी से इट बिकम्स डी प्लस ए ओवर डी। तो ये आंसर आप याद करके रखें। फ्लक्स इज म्यू नॉट आई बी ओवर 2 पाई एल एन ऑफ एक्स फार्दर एंड का और एक्स नियर एंड का। दिस इज फ्लक्स थ्रू वन टर्न। तो अगर ईएमएफ वगैरह निकालना है तो जितने टर्न्स हैं उससे आपको एंड पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए इसमें हमारे पास यहाँ पर एक करंट दिया हुआ है आई, उसके सराउंडिंग में एक फ्रेम है जिसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा गया। ओके, तो जब रोटेट करा गया तो आपको चार्ज जो पास हुआ है वो पूछा गया। तो हम जानते हैं चार्ज पास होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू चेंज इन फ्लक्स ओवर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, हम पहले इसका फ्लक्स निकाल लेते हैं, फिर जब ये रोटेट हुआ होगा तो फाइनल फ्लक्स निकाल लेंगे, और फिर चेंज इन फ्लक्स हो जाएगा दोनों का डिफरेंस। तो इसका फ्लक्स निकालने के लिए अपने को इंटीग्रेशन करना पड़ता है। देखिए उसका रीजन ये रहता है कि ये जो वायर है ना इसका जो फील्ड बना हुआ है वेरिएबल नेचर का है, मतलब जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे जो फील्ड है वो कमजोर होता गया। दैट मीन्स इन सब पॉइंट्स पर जो फील्ड है वो सेम नहीं है।
तो अगर आप टोटल फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो आप ये सीधा बी इंटू ए नहीं कर सकते। रीजन इज कि जो बी है वो वेरिएबल है। इंस्टेड करा क्या जाएगा, इंटीग्रेशन से इसका टोटल फ्लक्स निकाला जाएगा। ठीक है जी, तो हम इसका फ्लक्स निकालते हैं पहले। तो हम किसी रैंडम एक्स डिस्टेंस पे जाते हैं, ठीक है, और उस एक्स डिस्टेंस पर जाकर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा स्ट्रिप चूज कर लेंगे। ये इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड मेथड होते हैं, सबको पता होंगे। तो हम एक्स डिस्टेंस पे गए और हमने एक स्मॉल स्ट्रिप चूज कर लिया जी। इसकी चौड़ाई हमने रख ली dx। और देखिए ये जो साइड है, ये जो ए है, ऑलराइट, तो इस स्ट्रिप का, वेरी स्मॉल स्ट्रिप का जो स्मॉल एरिया बनेगा वो डीए बनेगा। तो इसके लिए जो छोटा सा आपका फ्लक्स बनने वाला था वो बनने वाला था बी टाइम्स डी। ऑलराइट, और यहाँ जो बी इस वक्त बना होगा करंट की वजह से, उस पे हम स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द स्ट्रेट वायर फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई x। साथ में डीए लिख देते हैं, और डीए आप देखते हैं कि जिसका जो लेंथ इंटू ब्रेड था वो कर देते हैं। तो स्ट्रिप की जो लेंथ है वो ये हो गई, जो ब्रेड था वो dx हो गई। तो आपका ये डीए बन जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड। इसे हम इंटीग्रेट करते हैं। तो म्यू नॉट आई 2 पाई a ये कॉन्स्टेंट्स है। तो हम इसकी इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन होगी dx ओवर x। ठीक है जी। अब x की जो लिमिट्स हैं वो ऐसे हैं कि द इंटीग्रेशन मस्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड द इंटीग्रेशन मस्ट एंड एट दिस पॉइंट। ये आपकी लिमिट्स हो गई। तो आपके x को वेरी करना होगा a से लेकर 2a तक। x की लिमिट हो जाएगी, इट गोज फ्रॉम a अप टू 2a। इसको सॉल्व करते हैं तो बनेगा म्यू नॉट आई a ओवर 2 पाई। ये पहले ln में जाएगा, ln x, फिर उसमें लिमिट्स पुट करी जाएंगी a 2a ln 2a माइनस ln a। इस पर लॉग की प्रॉपर्टी लिख के हो जाएगा 2a बाय a विच मेक्स इट ln 2। तो योर फ्लक्स का आंसर बन गया जी म्यू नॉट आई a ओवर 2 पाई ln 2। ऑलराइट, अब जब ये चीज रोटेट होती है ना तो फ्लक्स क्या है, अपना साइन रिवर्स कर लेता है। देखिए आपको एज अ साइड नोट में समझाता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी फील्ड था, लेट्स बी फील्ड था, उसमें अगर ये कोई लूप इमर्स्ड है तो इसका मान लेते हैं जो एरिया वेक्टर होगा, अगर हम इनटू द पेज मान लेते हैं तो यहाँ का जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव आ जाता है। अब सेम फील्ड की मौजूदगी में अगर ये लूप रिवर्स हो जाता तो उसका जो एरिया वेक्टर है वो बाहर को आ जाता। देखिए ना, जो एरिया वेक्टर है वो तो लूप के साथ घूम जाएगा, फील्ड वैसा ही रहा। इसका मतलब अभी जो इसका फ्लक्स आता है वो नेगेटिव हो जाता ड्यू टू रोटेशन। तो जो चेंजेस इन फ्लक्स हैं वो क्या आते हैं जी, फ्लक्स फाइनल माइनस इनिशियल। ऑलराइट, और फाइनल और इनिशियल में साइन का फर्क है। वैल्यू तो सेम आएगी, वो कॉइल वहीं पर घूमती है तो फ्लक्स का अमाउंट तो वही रहेगा, साइन बदल गया होगा। दैट मीन्स जो चेंजेस इन फ्लक्स आएंगे वो हो जाएंगे लाइक फ्लक्स माइनस ऑफ माइनस फ्लक्स। ठीक है जी, ये इनिशियल वाला जो हमने निकाला, और ये फाइनल वाला जो कि नेगेटिव हो गया है उसके एरिया वेक्टर के घूमने से। तो टोटल आपका फ्लक्स हो जाने वाला है, चेंज इन फ्लक्स हो जाने वाला है 2 times of flux, which will make it mu naught I a ln 2 by pi। तो हम जो आंसर करना चाहते हैं हम देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है। तो हमारा आंसर बन जाएगा कि जी चार्ज पास्ट इज, नंबर ऑफ टर्न्स दिए नहीं है तो 1 मान लेते हैं अपन। दिस इज म्यू नॉट आई ए ln 2 ओवर पाई, और नीचे रेजिस्टेंस का आर लगा दिया है। ये आंसर है जी। ऑप्शन जो हमारी बन जाएगी, हम देख सकते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें
इसके लिए आप रेफर करें, देखिए एक्सरसाइज 4A के ए पार्ट का अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन रेफर करते हैं जो कि इसका प्रीवियस क्वेश्चन है, तो वहां हमें पता चलता है कि अगर ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल आई होती है और उसके बगल में यहाँ पर एक फ्रेम रखा हुआ है जिसकी लेंथ ए है और ये जो इनर सेक्शन है ये बी है, तो इसका जो एसोसिएटेड फ्लक्स कैलकुलेशन होता है ना, दैट फ्लक्स इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डी ए। इसमें बी की वैल्यू को कुछ रखा जाता, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स, डी ए को रखा जाता इस केस में ए डी एक्स, और इसे इंटीग्रेट करा जाता। इसे सॉल्व करते हैं तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एल एन ऑफ अपर लिमिट ओवर लोअर लिमिट, ये इसका आंसर बन जाएगा फ्लक्स का। तो अगर आप फ्लक्स निकाल चुके हैं तो इसमें क्या है कि अपने को करंट का फंक्शन दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दैट मीन्स जब हमने फ्लक्स का फॉर्मूला ढूंढ लिया था तो उसमें करंट की बस वैल्यू रखनी थी, तो म्यू नॉट ए बाय 2 पाई, और आई का फंक्शन है आई एन नॉट साइन ओमेगा टी, और साथ में ये एल एन ऑफ अपर लिमिट ओवर लोअर लिमिट। दिस इज द फ्लक्स थ्रू द फ्रेम। तो ये हमारा आंसर हो गया है ए पार्ट। ठीक है, जिसमें अगर आप इसे मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो हम कभी साइन ओमेगा टी की वैल्यू को 1 कर देंगे ना, जैसे फंक्शन बन गया है साइन का, तो हमें पूछा जाए कि जी मैक्सिमम फ्लक्स निकालिए तो आप इसे 1 कर दें, मिनिमम निकालिए तो आप चाहे इसे 0 कर दें, या फिर डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं तो इसे -1 कर दें। तो ये अपना आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में बंदा कह रहा है जी ईएमएफ इंड्यूस्ड बताइए। तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है दैट इज माइनस नंबर ऑफ टर्न्स टाइम्स डी फाई बाई डी टी। दैट मीन्स ये जो फ्लक्स है इसको डिफरेंशिएट करा गया होता है, उसका डिफरेंशिएशन निकल के आएगा क्या, ये तो कॉन्स्टेंट्स है, म्यू नॉट ए आई नॉट by 2 pi ln a plus b over b, these were constants। इसकी डिफरेंशिएशन होनी थी जो कि पहले साइन ओमेगा टी का यहाँ पर कॉस ओमेगा टी बनता, और फिर चेन रूल से एक ओमेगा जो है वो बाहर आ जाता। इसको अगर हम यहाँ रखते हैं तो ईएमएफ का आंसर बन जाएगा माइनस एन, और बाकी जो भी वहां लिखा हुआ है ओमेगा म्यू नॉट ए आई नॉट ओवर 2 पाई ln a प्लस बी ओवर बी कॉस ओमेगा। एंड मैग्नीट्यूड की बात है तो आप इस माइनस साइन को भी ड्रॉप कर सकते हैं ना, अगर मैग्नीट्यूड पूछा होता तो यू कैन ड्रॉप दिस नेगेटिव साइन। तो दिस गोes द आंसर फॉर बी पार्ट। सी पार्ट में देखिए पूछा जा रहा है हीट डेवलप्ड इन द फ्रेम इन टाइम इंटरवल 0 to 20 पाई बाय ओमेगा। अब हीट डेवलप्ड के लिए क्या कॉन्सेप्ट चलता है, देखिए जो पावर रहती है, जो हीट प्रोडक्शन होती है वो होता है डी क्यू बाई डी टी, मतलब द रेट एट विच हीट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इज पावर। तो अगर हमें हीट निकालनी होती है तो हम पावर को dt कर देते हैं और फिर इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, तो जो आपका टोटल हीट क्यू आ जाएगा वो बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी। इस पी को लिख देंगे आई स्क्वायर आर टाइम्स डी टी। अब इसे फर्दर हम लिख सकते हैं, आई को लिख सकते हैं ई बाय आर, उसका स्क्वायर आर डी टी, तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ ई स्क्वायर बाय आर डी टी। एंड ई का जो फंक्शन है वो हमें मिल चुका था, ये देखिए बी पार्ट में। उस फंक्शन को टाइम के साथ इंटीग्रेट करा जाएगा, टाइम्स की लिमिट को 0 से 20 पाई बाय ओमेगा कर दिया जाएगा, और आपको अपनी टोटल हीट का आंसर मिल चुका। ठीक है जी, तो हम इसे करके देखते हैं। तो पहले उसी का स्क्वायर करते हैं, तो कुछ कॉन्स्टेंट्स पहले ही हम बाहर कर देते हैं स्क्वायर करके।
तो एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ln a प्लस बी ओवर बी का स्क्वायर, और नीचे एक ये जो रेजिस्टेंस आएगा। तो अंदर जो सिर्फ और सिर्फ बचने वाला है दैट इज कॉस स्क्वायर ओमेगा टी विद डी टी while limits ranging from 0 to 25. Now this is a separate question कि आप इस इंटीग्रेशन को एग्जीक्यूट करें मैथमेटिक्स की हेल्प से, और फिर जो भी इसका आंसर होगा हम यहाँ प्लेस कर देंगे तो हमारा टोटल आंसर बन जाएगा दोस्तों। तो cos स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन जो है इजी हम साइड पे देख लेते हैं। तो ये मैथ्स में आप पढ़ते हो कि जो cos स्क्वायर ओमेगा टी डी टी है इसका आप इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका आंसर निकल के आएगा ओमेगा टी बाई टू प्लस साइन टू ओमेगा टी डिवाइड बाय 4। इसमें अभी हम लिमिट्स डाल देंगे 0 से लेकर 20 पाई बाय ओमेगा। तो देखिए 0 पर ये जो लोअर लिमिट है उस पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी बिकॉज टाइम 0 जाएगा, टाइम 0 जाएगा तो ये सारी लोअर लिमिट पे ये 0 हो जाएगा। दैट मीन्स अपर लिमिट ही आंसर है। तो अपर लिमिट अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो हमें क्या मिल जाता है ओमेगा बाय टू, और टाइम को रखा गया 20 पाई बाय ओमेगा प्लस साइन ऑफ 2 ओमेगा, और टाइम को रख दिया गया 20 पाई बाय ओमेगा होल डिवाइड बाय 4। तो कटिंग के बाद ये क्या हो जाएगा आपका 10 पाई, ये क्या हो जाएगा जी 1/4 आएगा, और ऊपर ये लिखा हुआ है ओमेगा से ओमेगा है तो ये 40 पाई लिखा हुआ है। ऑलराइट, तो दिस इज साइन ऑफ 40 पाई एंड साइन 40 पाई विल बी 0। तो आंसर आपका क्या आ गया 10 पाई। दैट मीन्स दिस एंटायर थिंग विल गिव यू 10 पाई। तो भाई फिर अपना जो हीट का आंसर बन गया वो क्या है 10 पाई एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर एल एन ए प्लस बी बाय बी का भी होल स्क्वायर एंड दिस थिंग डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर आर, जिसमें से आप ये फर्दर कटिंग कर सकते हैं। तो इस पाई के साथ ही स्क्वायर चला जाएगा तो बाकी चीज आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए तो इसमें आपके पास दो वायर्स गिवन है आपको, एक वायर नीचे को करंट लेके जा रही है आई, और एक जो वायर है वो ऊपर को करंट लेके जा रही है आई, और इसके बीच में ऐसे करके हमारे पास कोई लूप पड़ा हुआ है जिसके बीच में कैपेसिटर लगाया हुआ है। ठीक है, तो कैपेसिटर के ऊपर अगर हम क्या निकालना चाहते हैं मैक्सिमम करंट या फिर चार्ज, तो इट्स लाइक कि ये टॉपिक शायद पहले जुड़ा होगा कि हम इसका फ्लक्स निकालने वाले हैं फिर ईएमएफ निकालने वाले हैं, वहां से ईएमएफ से फर्दर चलते चलाते हमारे जो सारे आंसर है वो बन जाए। तो देखिए इसका फ्लक्स निकालने के लिए आप रेफरेंस लें एग्जाम्पल 4A के एक्सरसाइज 4A के ए पार्ट में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइक इसका 2 क्वेश्चन पीछे जाइए आप, वहां हम ये देखते हैं कि फ्लक्स लिखने के लिए हम इंटीग्रेशंस करते हैं बी डी ए, फिर बी को हम लिख देते हैं यूनिट आई बाई 2 पाई एक्स, इसे लिख देंगे हम ए डी एक्स, और फिर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आंसर जो मिल जाता है वो मिल जाता है म्यूनट आई बाई 2 पाई एल एन ऑफ अपर लिमिट बाय लोअर लिमिट, और इसकी कटिंग के बाद ये हो जाएगा म्यूनट आई बाई 2 पाई ए एल एन टू। देखिए ये आता फ्लक्स किसी एक करंट की वजह से, यहाँ दो वायर्स हैं और दोनों का जो फील्ड का सेंस है ना वो सेम ही डायरेक्शन में आ रहा है, दैट मीन्स फ्लक्स जो है दोनों का वो ऐड हो जाना था। डायग्राम सिमेट्रिक है
तो दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका जो नेट फ्लक्स आप 2 टाइम्स कर सकते हैं। तो इट विल गिव म्यू नॉट आई ए ln2 बाय पाई। ऑलराइट, ना फ्लक्स मिल गया है। अब ईएमएफ निकालने के लिए क्या करा जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू डी फाई बाय डी टी करा जाएगा। ऑलराइट, तो हम क्या करते हैं, इस फ्लक्स को पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो म्यू नॉट ए ln2 बाय पाई कॉन्स्टेंट्स हैं, तो डिफरेंशिएशन सिर्फ आई की होनी थी, तो यहाँ लिखा जाता है डी आई बाई डी टी, तो ये बन चुका है डी फाई बाई डी टी। एंड करंट का जो फंक्शन है उसे अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये टर्म जो बन जाएगी डी आई बाई डी टी, ये बन चुकी होगी आई नॉट कांस्टेंट, साइन ओमेगा टी का बन जाएगा कॉस ओमेगा टी, चेन रूल से एक ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो आपका जो टोटल डी फाइव डी टी का आंसर बन जाएगा वो ये, और इसके साथ मल्टीप्लाई में ये। दैट मीन्स ईएमएफ जो है दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स टाइम्स ओमेगा आई नॉट म्यू नॉट ए ln2 बाय पाई cos ओमेगा टी। दिस इज द फंक्शन फॉर ईएमएफ। और ये अगर सर्किट में इमेजिनरी सेल बना हुआ है, मतलब ईएमएफ बना हुआ है, तो कैपेसिटर के चार्ज का फॉर्मूला जो हम रखते हैं सी वी, दैट मीन्स ये जो वी है मतलब वोल्टेज, वो ये हो जाएगी, मतलब फैराडे का लॉ लगा, ईएमआई हुआ और वहां से एक वोल्टेज पैदा हुई जिससे हम ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं। ठीक है, चार्ज का फंक्शन आपका हो जाएगा सी टाइम्स सारी चीज लाइक दिस, इट्स लाइक सी इंटू वी। ऑलराइट, नाउ ईएमएफ जो है उसका फॉर्मूला एक लाइक माइनस भी रहता है यहाँ पे, तो आप माइनस को स्किप ना करें, ईएमएफ इज माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी। तो करते कराते जब आप ईएमएफ निकालते तो एक माइनस आपके साथ यहाँ चल रहा होता, तो ये चार्ज के साथ भी एक माइनस आ जाएगा। ठीक है, और इसका अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं कि चार्ज वर्सेस टाइम का जो ग्राफ बनेगा दैट इज माइनस कॉस का ग्राफ। देखिए एक माइनस से आगे फॉर्मूला से आया हुआ, तो ये कॉस बना हुआ, दैट मीन्स चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ जाएगा कॉस का नहीं माइनस कॉस का, तो इट विल गो समथिंग लाइक दिस, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से जाएगा। ठीक है, और ये जो पीक वैल्यूज हैं, मतलब दिस वैल्यू, ये वैल्यू ये रहेगी जो आगे सारा ये कांस्टेंट लिखा हुआ है। अगर आपको जरूरत हो तो आप मेंशन कर सकते हैं। ऑलराइट, द सेकंड थिंग इज find the maximum current in the circuit, maximum current in the circuit। But since I have the function of charge, तो करंट की वैल्यू के लिए क्या हम dq by dt फॉर्मूला लगा सकते हैं, यस, दैट मीन्स ये जो हमें चार्ज मिला हुआ है इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दें यार, तो इसे अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको मिल जाएगा माइनस सी एन ओमेगा आई नॉट म्यू नॉट ए ln2 ओवर पाई, और कॉस का जो डिफरेंशिएशन है वो बनता माइनस साइन, तो यहाँ से साइन ओमेगा टी आता, और एक चेन रूल से ओमेगा फिर से बाहर आता, तो ये स्क्वायर हो जाता। दिस इज द फंक्शन फॉर योर करंट। करंट की मैक्स वैल्यू के लिए हमने इस साइन ओमेगा टी को 1 कर दिया, तो आई मैक्स हमारा आ जाएगा जी सी एन ओमेगा स्क्वायर आई नॉट म्यू नॉट ए ln2 अपॉन पाई। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि जैसे आपके पास ये कोई कॉइल है, मान लेते हैं इसका एरिया ए है, ऑलराइट, और यहाँ कुछ फील्ड बी मौजूद था। हम कॉइल्स को सॉल्व करने के लिए पहले उसका फ्लक्स लिखते हैं बी टाइम्स ए।
फिर उस फ्लक्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो अगर एरिया कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन सिर्फ डी का होगा, ये डी फाई बाई डी टी बन जाएगा। तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो आ जाता है माइनस एन टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो फिर ये जो नेगेटिव साइन ड्रॉप कर देते हैं। ऑलराइट, इसके मायने ये होते हैं कि ये जो लूप है इसके अंदर किसी प्रकार का कोई ईएमएफ बन गया है जो इस सर्किट में कुछ करंट चलाना चाहे। इस थीम पर ये बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है इस टाइप का है कि वहां पर हमें दो लूप्स मिल रही हैं, मतलब ये कैलकुलेशन दो बार करी जाएगी। तो अगर हम पहले इस बड़ी लूप को देखते हैं, इसका जो एरिया बनेगा वो हो जाएगा जी बी स्क्वायर। इसका जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा फील्ड टाइम्स एरिया, मतलब बी टाइम्स बी स्क्वायर। ईएमएफ इसमें बन जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स टाइम्स डी फाई बाई डी टी। तो नंबर टर्न्स मेंशन नहीं है तो वन मान लेते हैं, ओके। तो ये ईएमएफ हो गया जी डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी मतलब इस चीज का डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन में बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो यहाँ आ जाना था डी बी बाई डी। ऑलराइट, जैसे अगर मैं कहता हूँ लूप वन, तो दिस इज योर ई वन। ऐसे सिमिलर टेक्निक अगर हम लगाते हैं तो ए टू जो आ जाएगा वो आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर टाइम डी बी बाई डी टी आ जाएगा। दीज आर द टू ईएमएफ्स जो इन स्ट्रक्चर्स में पैदा हुए। अब जो इंटरेस्टिंग सेटअप इस क्वेश्चन में करा गया है वो ऐसा है कि दोनों लूप्स का कैसे करके डिजाइन बनाया गया। और जो बी है वो दे दिया गया, बी इज इक्वल टू बीटा टी, मतलब टाइम के बढ़ने से जो बी है वो बढ़ रहा है। दैट मीन्स अंदर को एक ऐसा फील्ड है जो इंक्रीज कर रहा है, यहाँ भी एक अंदर को ऐसा फ्लक्स है जो इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए लेंजेस लॉ हमें डायरेक्शन देता है। तो लेंजेस लॉ के हिसाब से अगर अंदर जाता हुआ फील्ड इंक्रीज हो रहा था तो इंडक्शन इस प्रकार से होना था कि बाहर आता हुआ फील्ड इंक्रीज होने लगता। और बाहर आता हुआ फील्ड तभी इंक्रीज होगा अगर करंट इंड्यूस्ड इस सेंस में है, मतलब कि जो ईएमएफ बना हुआ है वो इस तरफ बना हुआ है। दैट मीन्स इस लूप में भी कुछ ऐसा ईएमएफ बना हुआ है और इस लूप में भी कुछ ऐसा ईएमएफ बना हुआ है। ऑलराइट, मैं फिर बताता हूँ। अगर आप इन दोनों में से कोई भी लूप उठाते हैं दोस्तों, तो उसमें से जो अंदर को जा रहा फील्ड था वो बढ़ रहा था, तो एज अ कॉन्सिक्वेंस बाहर वाला फील्ड बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ और इसमें कुछ ऐसा करंट अपने को चाहिए। अब देखिए ऐसा करंट तभी आएगा अगर सेल इस प्रकार से बनेगा तो। दैट मींस बोथ ऑफ द सेल्स आर प्लेस्ड लाइक दिस। अब दोनों लूप्स आपस में कनेक्टेड हैं, एंड सिंस बी इज ग्रेटर देन ए, वहां से साबित हो रहा है कि जो E1 है वो ग्रेटर देन E2 है। मतलब E1 जो है वो डोमिनेट करेगा। डोमिनेट करेगा तो उसने अपने हिसाब से यहाँ इस तरफ को करंट चला दिया होता। वो करंट इस वायर के थ्रू जाता तो ये ऐसे निकलता, फिर ये ऊपर को जाता तो ऐसे निकलता, एंड देन इट कम्स बैक दिस वे। इसमें जब किरचॉफ की लूप लगाई जाती है तो देखा जाता है कि जब आपका इसका नेट ईएमएफ देखते हैं ना, तो E1 के पॉजिटिव साइड से करंट निकला है। दैट मीन्स ये तो पॉजिटिव है, बट जो सेकंड सेल है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर कर रहा है, मतलब ये नेगेटिव में लगा हुआ सेल है। ऑलराइट, तो जो आपका ई नेट है दोनों वैल्यूज रखने से क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स डी बी बाई डी टी। और करंट इंड्यूस्ड का फॉर्मूला बन जाएगा ई नेट ओवर रेजिस्टेंस नेट, इट मेक्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी बी बाई डी टी। रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो पहले रेजिस्टेंस हम ढूंढ लेते हैं। क्या बोला गया जी, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है, टोटल ये पैरीमीटर कितना बनेगा, 4 टाइम्स ऑफ बी प्लस 4 टाइम्स ऑफ ए। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा लैम्डा टाइम्स 4 बी प्लस ए। 4 B plus A। 4 B plus A।
दैट मीन्स आई हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी बी बाई डी टी ओवर 4 लैम्डा बी प्लस ए। बी का फंक्शन दिया हुआ तो हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। बी इज बीटा टी, तो बी इज बीटा टी, तो डी बी बाई डी टी इज सिंपली बीटा। ये चीज जो है ये बीटा है, तो आई का आंसर आ गया जी बी माइनस ए ओवर 4 लैम्डा साथ में बीटा। क्वेश्चन नंबर 5, मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन गिवन है टाइम के साथ और हमें पूछा गया है एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस एरिया। तो जो ईएमएफ एवरेज का फॉर्मूला रहता है वो जाता है जी टोटल फ्लक्स के चेंजेस ओवर टोटल टाइम टेकन इनटू द नंबर ऑफ टर्न्स। अब एरिया फिक्स है, बी बदल रहा है, तो ये चीज बन जाती है एन टाइम्स ऑफ, आप इसे लिखें फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल ओवर टाइम। अब जो फ्लक्स का फॉर्मूला जाता है दैट गोज बी ए, दैट मीन्स दिस इज बी टू ए माइनस बी वन ए over time, that means EMF average becomes number of turns over time area common B2 minus B1। तो जो हमें 10 मिली सेकेंड के इंटरवल गिवन है उसका मतलब है यहाँ से अपने को 0 से 10 तक ये सॉल्व करना होगा, फिर 30 से 40 तक सॉल्व करना होगा। तो हम देखते हैं कि अगर हम पहले इंटरवल की बात करते हैं तो पहले इंटरवल में जो यहाँ पर आपको b की वैल्यू मिल रही है वो 0 है, और 10 सेकेंड पर ये जो आपको b मिला है वो 0.01 है। अब इसकी वैल्यूज वहां पुट कर दें तो आपका आंसर हो जाएगा एन ए बाई टी 0.01 माइनस 0। बाकी वैल्यूज रखिए, नंबर ऑफ टर्न्स मेंशन है तो हम 1 कर लेते हैं। एरिया इज 2 इंटू 10⁻³ टाइम इज 10 मिली सेकेंड्स एंड दिस इज 0.01 with 10⁻²। दिस becomes 2 इंटू 10⁻³ ईएमएफ निकाल रहे हैं तो आंसर आएगा ये। तो इसमें प्रॉपर अगर अपने को साइन के साथ भी आंसर करना है तो देखिए फिर उसमें ये रहता है कि जो ईएमएफ रहता है वो माइनस ऑफ एन डी था बाई डी टी रहता है, तो एक माइनस आपके साथ चलता आता है लगातार कैलकुलेशंस में, तो प्रॉपर आंसर जो बन जाएगा वो -2 मिलीवोल्ट्स बन जाएगा। अगर हम नेक्स्ट 10 सेकेंड्स के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं नेक्स्ट इंटरवल के लिए, मतलब कि 10 से लेकर 20 मिली सेकेंड्स के लिए, तो देखिए उस इंटरवल में अगर आप इस इंटरवल की बात करते हैं तो पहले फील्ड इतना है और बाद में जो फील्ड है वो इतना हो जाएगा। ऑलराइट, दैट मीन्स पहले जो फील्ड अवेलेबल है दैट इज 0.01 और बाद में जो फील्ड है दैट बिकम्स 0.03। तो जो ईएमएफ है वो बन जाएगा एरिया ओवर टाइम, और चेंजेस आए हैं 0.03 हो गए हैं, पहले 0.01 होते थे। ठीक है जी, तो हो जाएगा क्या 2/10 इंटू 0.02, दिस बिकम्स 4 इंटू 10⁻³ और एक फॉर्मूले का माइनस है तो माइनस माइनस करते ये बन गया जी -4 मिली वोल्ट्स। ऐसे ही नेक्स्ट 10 सेकेंड्स के लिए शुरुआती वैल्यू ये होती, फाइनल ये होती। नेक्स्ट सेगमेंट के लिए जो B1 बनता दैट वाज 0.03 एंड लेटर ऑन इट बिकेम 0.01। सिमिलर फॉर्मूला में वैल्यू अप्लाई करिए तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा विद साइन वो निकल के आएगा +4 मिली वोल्ट्स। ऐसे ही लास्ट सेक्शन 30 से 40 शुरुआती वैल्यू ये है, फाइनल ये है, मतलब पहले 0.01 एंड फाइनली इट बिकम्स 0। सेम फॉर्मूला अप्लाई करिए तो आपका ये आ जाएगा +2 मिली वोल्ट्स। ठीक है जी, माइनस प्लस का तभी ध्यान देना है अगर ऑप्शंस माइनस प्लस में, अदरवाइज इफ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो साइन ड्रॉप करें और सीधा वैल्यू लिखें।
देन क्वेश्चन का बी पार्ट कह रहा है इन विच इंटरवल्स इज द ईएमएफ नॉट कांस्टेंट। ईएमएफ कांस्टेंट कहाँ नहीं है? तो अगर हम डायग्राम को ध्यान से देखें तो डायग्राम ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि ये जो सेगमेंट्स हैं ये स्ट्रेट लाइंस हैं और ये जो सेगमेंट्स हैं ये कर्व हैं। तो जब हम ईएमएफ लिखने के लिए लिखते हैं जी एरिया टाइम्स डी बी बाई डी टी, ये जो ए है ये तो वैसे ही कांस्टेंट है, देखिए एरिया तो बदल नहीं रहा। अब db बाई डी टी क्या है इस ग्राफ की स्लोप? देखिए यहाँ b है यहाँ t है, तो db बाई डी टी इज द स्लोप ऑफ द कर्व। 0 से 10 तक जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, बिकॉज जब आप एक स्ट्रेट लाइन बनते हैं तो आपकी स्लोप कांस्टेंट रहती है। राइट, तो ये जो पहला हिस्सा है ये कांस्टेंट है, तो स्लोप कांस्टेंट। अब स्लोप कांस्टेंट तो ये ब्रैकेट कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, दैट मीन्स इस इलाके में जो ई था वो कांस्टेंट था। सिमिलरली इसमें जब भी ऊपरी सेक्शन देखते हैं तो ये कर्व बनता है जिसमें क्या स्लोप चेंजिंग है। स्लोप चेंजिंग है तो मतलब कि ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू बनती, ये स्लोप बनती, ये हो जाती चेंजिंग, ईएमएफ हो जाता चेंजिंग। और वही पूछा गया इन विच इंटरवल इट इज नॉट कांस्टेंट, तो हमारा आंसर था इसमें ये कांस्टेंट नहीं है। 10 to 20 एंड देन 20 to 30। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए सम मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज्ड इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। तो अपने को रेजिस्टेंस दिया है कॉइल का 10 ओम, उसकी वजह से कुछ इंड्यूस्ड करंट आ रहा है और उस करंट का अपने को टाइम के साथ ग्राफ दिया हुआ। तो देखिए जो करंट और टाइम का ग्राफ होता है ना, इसका अगर अपन एरिया यूज करते हैं तो उससे अपने पास चार्ज जो पास हुआ होता है वो निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इसका अगर हम एरिया निकालते हैं तो हम देखते हैं ये ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगर हम करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आती है 0.2, और ये चार्ज पास निकल के आ जाएगा अपने पास कूलम्स में। नाउ जो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स है वो हमें निकालना। तो चार्ज पास्ट का हम फॉर्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू चेंज इन फ्लक्स ओवर रेजिस्टेंस। चार्ज पास्ट हम निकाल चुके हैं 0.2, नंबर ऑफ टर्न्स मेंशन नहीं है तो 1 हो जाएगा। डेल्टा फाई हम निकालना चाहते हैं रेजिस्टेंस 10, जैसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो चेंज इन फ्लक्स इज 2 वेबर्स, तो आपका जो आंसर बन जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, circular loop of radius r is carrying current I lies in the xy plane with its center at origin। तो मैं ऐसी कुछ कॉइल बना लेता हूँ। ठीक है, इसके लिए जो प्लेन डिफाइंड है वो एक्स वाई है, तो हम ऐसा करते हैं एक्स वाई एक्सिस में ऐसा मान लेते हैं कि लेट्स से ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स हो गया, तो ये करते कराते हमारा कहीं ना कहीं जेड हो जाएगा, ऐसे करके। तो इसी एक्स वाई प्लेन में हमने इस कॉइल को रखा हुआ है, देखिए ये वाला जो प्लेन बनता है। ठीक है, उस प्लेन में ये कॉइल हमने प्लेस कर दिया। नाउ दिस कॉइल इज कैरिंग सम करंट आई। अब इस आई करंट की वजह से इसके थ्रू कुछ मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बनेंगी। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्या करती हैं ना, क्लोज लूप्स बनाती हैं। तो देखिए ये जो लाइंस यहाँ से आपको जाती दिख रही हैं, लाइंस कहीं से ऐसे घूम कर आती हैं और ऐसे टर्न लेती हैं, फिर ये लाइंस कहीं से घूम के एक बार ऐसे टर्न लेती हैं, और ये जो लाइन है ये डेफिनेटली इन्फिनिटी से टर्न लेके आ रही होगी। सिमिलरली ये जो लाइंस हैं और ये जो लाइंस हैं दे आर आल्सो फॉर्मिंग क्लोज्ड लूप्स। दे आर नॉट परफेक्ट सर्कल्स बट दे आर क्लोज्ड लूप्स। नाउ अगर हम फ्लक्स देख रहे हैं पूरे एक्स वाई प्लेन का, मतलब सिर्फ कॉइल के अंदर से नहीं, टोटल जो सारे का सारा वो जो एक्स वाई प्लेन बनेगा ये वाला, तो सारे प्लेन के थ्रू जो इसका फ्लक्स है वो जीरो आ जाना है। रीजन बीइंग कि जो इसका कॉइल का इंटीरियर है और जो इस कॉइल का लाइक एक्सटीरियर होगा बाहर,
उसमें आप फ्लक्स देखिए, यहां से जो फ्लक्स है अंदर से इधर को जा रहा है। तो जो पिंक पोर्शन मैंने चूज करा है कॉइल का इनसाइड, वहां से जो फ्लक्स है, फील्ड है, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, तो वहां से कुछ में फ्लक्स मिलता है। अब वही लाइंस जो हैं वो घूम कर जब आती हैं तो अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेती हैं। तो यहाँ पर जो आपको डायरेक्शन मिल रही है येलो पोर्शन पे, दैट इज टुवर्ड्स द राइट, एंड एवरी लाइन विच इज क्रॉसिंग द पिंक पोर्शन इज डेफिनेटली कमिंग अगेन थ्रू द येलो पोर्शन। दैट मीन जब हम इसका टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो इंटीरियर वाला और एक्सटीरियर वाला टोटल मिलाकर जीरो हो जाएगा। द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एक्स वाई प्लेन पूछा है उसने, तो ये हो जाएगा जीरो। ठीक है। अगर सिर्फ आपको पूछा होता कि फ्लक्स थ्रू द कॉइल, कि अंदर से कितना फ्लक्स गया, वो जीरो नहीं होना था। कॉइल के बाहर से कितना गया वो भी जीरो नहीं होना, लेकिन अगर टोटल निकाल रहे हैं तो वो जीरो निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, करंट कैरिंग वायर अगर आए और उसके बगल में मान लीजिए रेक्टेंगुलर लूप पड़ी हुई है ना, उसका जो डायमेंशन है वो ए और बी है, और जो यहाँ से डिस्टेंस बैठ गया है वो डी है। तो इसके लिए जब फ्लक्स निकाला जाता है ना, तो उसके लिए आपको यहाँ पे छोटे छोटे एलिमेंट्स लेने होते हैं एरिया के। तो मान लेते हैं हम यहाँ किसी एक्स डिस्टेंस पर जाकर ये एक डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट चूज करते हैं। तो इस एलिमेंट का एक छोटा सा एरिया हम लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसके लिए जो स्मॉल फ्लक्स हम लिख सकते हैं दैट इज बी इंटू डी ए। अब उस पॉइंट पर जहां हम फ्लक्स निकाल रहे हैं वहां जो बी की वैल्यू आएगी वो किस हिसाब से आएगी कि भाई दिस इज अ करंट कैरिंग वायर, एंड एट अ डिस्टेंस x इट विल गिव यू अ फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2 पाई x। और साथ में जो डी ए है वो तो आपने लिख ही देना है, बी डी एक्स। दिस इज द फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एलिमेंट। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेट करा जाता है, कॉन्स्टेंट्स जो है वो बाहर आ जाएंगे, बी ओवर 2 पाई, और dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा जिसकी लिमिट्स जाएंगी नियर एंड से लेकर फार एंड तक, और इसकी लिमिट जानी चाहिए d से लेकर d प्लस पी। तो जिस इंटीग्रेशन का सॉल्विंग है वो ln बनेगा, ln में लिमिट्स डलेंगी जब, तो अपर लिमिट हो जाएगी d प्लस बी माइनस द लोअर लिमिट विच इज d। तो एक फ्लक्स का फॉर्मूला बन जाता है म्यू नॉट आई बी ओवर 2 पाई ln ऑफ farther end over the near end distances। और इसी को हम इस क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं। तो देखिए क्या हुआ कि आपके पास ये एक वायर है जो करंट लेके जा रही है, तो इसकी वजह से जो फील्ड्स बनेंगे वो ऐसे होंगे, यहाँ पर आउट ऑफ द पेज होगा, यहाँ पर इनटू द पेज होगा, और मैग्नीट्यूड ऐसे होंगे कि धीरे 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 वो जो फील्ड है वो कमजोर कमजोर होता जाएगा। ओके, ऐसे ऐसे लाइक दिस यू कैन सी। तो उसमें जो ओवरलैपिंग पोर्शन है ना, इसका जो फ्लक्स है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस आप यहाँ पे देख रहे हैं जो लूप, अगर मैं इतना ही पोर्शन यहाँ नीचे वाली साइड कट करता हूँ तो यू कैन सी कि यहाँ का जो फ्लक्स है वो आउट ऑफ द पेज है, नीचे वाला जो फ्लक्स है इनटू द पेज है, और सिमेट्रिकली सेम डिस्टेंस पर ये फ्लक्स की वैल्यू बराबर आएगी। दैट मीन्स ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो जो फ्लक्स मिलने वाला है हमें, जो बचने वाला है, वो सिर्फ इस रिमेनिंग पोर्शन का होगा। दैट मीन्स ये डायग्राम ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पर करंट जा रहा है आई, और इफेक्टिवली जो लूप पड़ी हुई है वो यही बचेगी। जैसे मैं यहाँ किसी डिस्टेंस पे ऐसे प्लेस कर देता हूँ। डायमेंशन हम देख लेते हैं, जो नियर एंड है वो कहाँ मिल रहा है अपने को, दिस टोटल वाज ए। तो जो दूर वाला किनारा है वो तो ए पे मिलेगा, नजदीक वाला किनारा हम देख लेते हैं। तो दिस एंटायर थिंग इज बी, दिस एंटायर थिंग। ऑलराइट। तो ये जो होता ये बी माइनस ए होता, और इतना ही बी माइनस ए ही यहाँ पे होता। ठीक है, दिस, इसका मतलब ये जो किनारा पड़ा हुआ है ये बी माइनस ए डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है, और इसकी ये जो चौड़ाई है वो बी है। इस तरह जो पैरेलल टू द वायर जो इसकी फ्रेम की चौड़ाई होती है, जिसे हमने भी बी माना था, और वायर के पैरेलल वहां भी बी दिया हुआ है।
अब ये फॉर्मूला लगाइए तो फ्लक्स का आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई बी ओवर 2 पाई एल एन ऑफ दूर वाला किनारा अपॉन नजदीक वाला किनारा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इसकी करस्पॉन्डिंग ऑप्शन हम देख लेते हैं म्यू नॉट आई बाय। तो ये आई होप आपका जो है सी आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट एक्स वाई जेड तीन एक्सेस ऐसे दी हुई है अपने को, ठीक है। Alright, इसमें कुछ लूप रखा हुआ, कुछ फील्ड दिया हुआ, तो फील्ड जो है वो कहाँ कहाँ दिया हुआ है। कुछ आई कैप में भी जा रहा है, कुछ फील्ड जो है वो जे कैप में जा रहा है। ऑलराइट, कुछ फील्ड जो है वो के कैप में ऐसे बाहर को भी आ रहा है। एंड जो लूप पड़ी है वो एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन समझिए आप पहले, ये एक्स है और ये वाई है। दैट मीन्स जो लूप है वो इसी प्लेन में प्लेस्ड है जो प्लेन आपका स्क्रीन का प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, समथिंग लाइक दिस, कहीं भी। नाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने को कैलकुलेट करना है, जो कि होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ओवर टाइम। तो पहले हम ऐसा करते हैं, पहले हम फ्लक्स लिख लेते हैं, फिर हम उसे डिफरेंशिएट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ना यू कैन सी जो आई कैप और जे कैप वाले बंदे हैं ना, ये फ्लक्स देने वाले है ही नहीं, बिकॉज ये तो लूप के पैरेलल है, दोनों कंपोनेंट्स। एक्स वाई प्लेन में ही लूप है और एक्स वाई की ही डायरेक्शन है, दैट मीन्स यहाँ से कोई फ्लक्स नहीं आएगा इन दो कंपोनेंट से। के कैप है जो फ्लक्स देने में रिस्पॉन्सिबल होगा, which kind of like ये आपकी लूप है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लाइक आउट द पेज आ रहा था, के कंपोनेंट। इफेक्टिवली हम जो बी यूज करने वाले हैं वो सिर्फ के वाला होना चाहिए। तो ये 50 के कैप है, तो भाई ये तो फील्ड ही यूनिफॉर्म आ गया यार। अब अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो जब आप इसका फ्लक्स लिखेंगे तो फ्लक्स भी यूनिफॉर्म आ जाएगा, बी इंटू एरिया होता है वो। बी भी सेम है, ए भी सेम है, दोनों कांस्टेंट है, ठीक है, नॉट चेंजिंग। द फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग, मतलब कांस्टेंट है, तो उसकी डिफरेंशिएशन जो है वो जीरो हो जाएगी। तो ईएमएफ तो तभी बनता है ना जब फ्लक्स चेंज करता है, तो ये तो फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा, दैट मीन्स डी आंसर है। ऑल्दो जो आई कैप और जे कैप वाले जो फील्ड्स हैं ना, देखिए वो वेरिएबल नेचर के हैं, बट कॉइल का प्लेसमेंट ऐसा है कि वो दोनों बंदे तो फ्लक्स देने में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे। तो एक्स और वाई फील्ड का चेंज होना फ्लक्स में चेंज पैदा नहीं कर पाएगा, इन्वॉल्व ही नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। देयर इज अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड C minus KT, K and C कांस्टेंट्स हैं पॉजिटिव, T इज टाइम, और ये लूप के परपेंडिकुलरली लगा है, तो जब परपेंडिकुलर चीजें लगती हैं तो सिंपली हम फ्लक्स को लिख पाते हैं B इंटू ए, ठीक है। जो कॉयल है जी, कॉयल का एरिया आपने को गिवन है, मतलब रेडियस गिवन है, तो हम निकालेंगे पाई उसको। रेजिस्टेंस गिवन है, और ऑलराइट, टोटल चार्ज पास्ट पूछा हुआ है। टोटल चार्ज पासिंग का एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्न्स चेंज इन फ्लक्स ओवर रेजिस्टेंस। नंबर ऑफ टर्न्स मेंशन नहीं है तो हम इसे 1 बोल देंगे, और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू डायरेक्टली आपको आर ही गिवन है। दैट मीन्स सिर्फ हमारे लिए ये ढूंढना बाकी है चेंज इन फ्लक्स। तो चेंज इन फ्लक्स होता है व्हाट, लाइक फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल, दैट मीन्स बी फाइनल इंटू एरिया माइनस बी इनिशियल इंटू एरिया। फाइनली हम मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर ही रहे हैं, पूछा ना टोटल चार्ज दैट विल पास थ्रू एनी पॉइंट ऑफ द लूप बाय द टाइम बी बिकम्स जीरो। जब बी जीरो हो ही चुका होगा तो फ्लक्स तो आएगा नहीं। इनिशियली, इनिशियली का मतलब होता है टाइम जीरो पे, तो अब देख सकते टाइम जीरो पर जो फील्ड था ना वो सी था, बिकॉज इफ टी बिकम्स जीरो देन यू हैव ओनली सी लेफ्ट, ठीक है। दैट मीन्स जो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड है वो सी है, और जो इनिशियल एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है, तो चेंज इन फ्लक्स जो है आपका दैट इज माइनस सी पाई ए स्क्वायर। हम ऐसा रख देंगे तो डेल्टा क्यू इज नंबर ऑफ टाइम्स टेकन 1 minus c by a square over the resistance which is r। तो वहाँ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो हमने नेगेटिव साइन को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है जी। आपका आंसर बन जाएगा
C pi a square by r. क्वेश्चन नंबर 11। एक सर्कुलर रिंग है जिसका जो रेडियस है वो वेरिएबल है। राइट। रेडियस वेरिएबल है मतलब जो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा वो वेरिएबल हो जाएगा। तो अगर यहाँ मैं फ्लक्स लिखूंगा b इंटू ए, तो क्योंकि एरिया वेरिएबल है दैट मीन्स ये फ्लक्स भी वेरिएबल हो जाएगा। और वहां से फैराडेज का लॉ कहता है कि जी ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इफ द फ्लक्स इज चेंजिंग। दैट मीन्स ईएमएफ तो बनना था और वो फ्लक्स की डिफरेंशिएशन से बनना था। तो हम फ्लक्स लिख लेते हैं b इंटू एरिया, एरिया कॉइल का पाई आर स्क्वायर। अब हमें यहाँ डी फाई बाई डी टी चाहिए, मतलब इस फ्लक्स का, मतलब इस चीज का डिफरेंशिएशन। तो इसे मैं डिफरेंशिएट करके यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो एज इट इज यहाँ रख देंगे अपन, b इंटू पाई आर कॉन्स्टेंट्स। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r डी आर बाई डी टी। तो आपको ईएमएफ का जी फॉर्मूला मिल गया है, b पाई टू r डी आर बाई डी टी। नाउ दिस इज r वर्सेस t ग्राफ। तो इस ग्राफ की जो स्लोप है दैट इज डी आर बाई डी टी। मतलब ये जो ब्रैकेट हम यहाँ लिख के बैठे हैं डी आर बाई डी टी, ये उस ग्राफ का स्लोप है। और इनिशियली जो स्लोप है वो जीरो है। तो अगर स्लोप जीरो है तो ईएमएफ जीरो बन जाएगा। दैट मीन स्टार्टिंग में ईएमएफ का जीरो होना नेसेसरी था, तो इसमें जीरो नहीं हो रहा तो ये ऑप्शंस कट हो गए। अब आगे हमें चूज करना है एक स्ट्रेट लाइन में और एक कर्व में, जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ऑप्शंस है। ठीक है। तो आप नेक्स्ट फेज में देखिए, जो ये लाइन बन रही है दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइंस की जो स्लोप होती है वो कुछ ना कुछ कांस्टेंट होती है, जो भी है वो बदलती नहीं है। ओके। कर्व्स जो होते हैं उनकी स्लोप वेरिएबल होती है। तो अगर ये स्लोप कांस्टेंट है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट होता है ये कांस्टेंट होता है। तो मतलब सेकंड फेज के लिए मेरा ईएमएफ का फॉर्मूला बन जाता है 2 बाय बी पाई आर इंटू सम कांस्टेंट वट एवर। अब ये सब कांस्टेंट हैं और जो आर है आप देख पा रहे हैं उस पर्पल लाइन पे कि आर इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, दैट मींस ईएमएफ मस्ट कंटिन्यूअसली इंक्रीज। तरीके से ई इज प्रोपोर्शनल टू आर। तो अगर आर एक स्ट्रेट लाइन बन के आगे बढ़ रहा था ना ऐसे करके, तो ईएमएफ को भी स्ट्रेट लाइन बन के ही आगे बढ़ना पड़ेगा, बिकॉज उनकी जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो बिल्कुल लीनियर टाइप की है, कि पावर्स इन्वॉल्व नहीं है उसमें। तो सेकंड पोर्शन भी स्ट्रेट लाइन जैसा आना चाहिए, उसमें एक्सिट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12। देयर इज अ सर्कुलर कॉइल, और इस कॉइल के लिए कुछ हमें रेजिस्टेंस गिवन है जिसे हम कैपिटल आर से लिखेंगे, विच इज रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। मतलब कि जिस जिस वायर से ये कॉइल बनाई गई है उसकी रेजिस्टिविटी कुछ रो होती, लेंथ कुछ एल होती, तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो पाई आर स्क्वायर बनता है। तो इस वायर का रेजिस्टेंस जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है। अब इसी वायर को हम यूज करते हैं और ऐसे हम एक सर्कुलर कॉइल बना देते हैं। ठीक है जी। उस कॉइल के बारे में हमें क्या क्या बोला गया देखिए, कि टाइम वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो डी जो है फंक्शन ऑफ टी है। अब इलेक्ट्रिकल पावर इज डिसिपेटेड इन द कॉइल ड्यू टू करंट इंड्यूस्ड। बिल्कुल सही। अगर बी वेरिएबल है तो देखिए ईएमएफ बना होता, ईएमएफ से करंट बना होता, तो करंट से जो है पावर डिसिपेट हुई होती है। तो चाहे तो आप उसे आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं, चाहे तो आप उसे वी स्क्वायर बाय आर लिख सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हम इस फॉर्मूले से जाते हैं, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ऑलराइट। नाउ नंबर ऑफ टर्न्स को हमने 4 टाइम्स कर देना है। ऑलराइट। तो नंबर ऑफ टर्न्स को याद रखिएगा, हम 4 टाइम्स कर देने वाले। ओके। एंड वायर रेडियस इज हाफ। तो वायर का जो रेडियस हमने यहाँ यूज करा था वो उसे हाफ कर दिया जाएगा।
और रेडियस ऑफ द लूप अनचेंज्ड है। तो ये जो सर्कुलर लूप बनी हुई है इसका जो पर्सनल एरिया है, ये जो रेडियस है वो अनचेंज्ड है, तो इसका जो एरिया है वो अनचेंज्ड रहेगा, राइट। तो अब हमें पावर के ऊपर कमेंट करना है कि पावर को क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो हम पावर के फॉर्मूला में चलते हैं जी। तो पावर का फॉर्मूला अगर हम लिख के बैठे हुए हैं E²R, और राइट, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि जो हमने चेंजेस करे हैं उसका रेजिस्टेंस पे क्या असर हुआ और ईएमएफ पे क्या असर हुआ। तो पहले रेजिस्टेंस पे देख लेते हैं। देखिए रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है रो एल बाय पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो एक तो जो हमने लेंथ यूज करी है वो हम देख लेते हैं, क्या कोई जो लेंथ है वो बड़ी है वायर की। तो हमने देखिए टोटल जो रेडियस है वो सेम रखा है, तो इसमें जो टोटल लेंथ इन्वॉल्व होगी वो लेंथ कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू इसका पेरीमीटर। मतलब एक टर्न में अगर 2 पाई आर लग जाता तो एन टर्न्स मारने में टोटल लेंथ जो इन्वॉल्व होती कितनी होती, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। अब पेरीमीटर चेंज नहीं हुआ क्योंकि लाइक रेडियस तो हमने बदला ही नहीं था, उसका आउटर लेंथ तो वही है एक टर्न की, एंड नंबर ऑफ टर्न्स हमने 4 टाइम्स कर दिए हैं, दैट मीन्स लेंथ इनवर्ड 4 टाइम्स हो गई है, मतलब ये जो चीज है ये इंटू 4 हो गई है। और रेडियस हमने हाफ करा था, तो हाफ का आप स्क्वायर देखेंगे तो 1/4 का इफेक्ट यहाँ से आएगा। तो ओवरऑल ये हम कह सकते हैं कि जो वायर का रेजिस्टेंस है वो 16 टाइम्स हो चुका है, तो ये इंटू 16 हो गया जी, ठीक है। अब ईएमएफ की बात कर लेते हैं। तो ईएमएफ रहता है डी फाई बार डी टी इंटू द नंबर ऑफ टर्न्स, ऑलराइट। अब इसमें डी फाई बाई डी टी में फर्दर आ जाता है एरिया इंटू डी बी बाई डी टी। तो देखिए डी बी बाई डी टी वैसे ही बदल रहा है जैसे पहले बदल रहा था, सेम फंक्शन। एरिया हमने चेंज नहीं करा, नंबर ऑफ टर्न्स हमने 4 टाइम्स कर दिए थे, दैट मीन्स ईएमएफ को 4 टाइम्स होना होगा। तो ईएमएफ 4 टाइम्स हुआ, ऊपर स्क्वायर है, तो ये 16 टाइम्स हो गया। तो ऊपर ऊपर वाला फैक्टर भी 16 टाइम्स हो गया है, नीचे वाला फैक्टर भी 16 टाइम्स हो गया, दैट मीन्स ये 16 और 16 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कटेगा और पावर का आंसर आ जाएगा कि वो सेम रहेगा।